नमस्कार दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 11 फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके टाइप है, जैसे सिंपल, एनुअलाइज्ड, कंपाउंडेड। फिर एक इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क है वो कितना होता है और उस रिस्क को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेंसिटिविटी एनालिसिस, और जो इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में कर रहे हैं और जो बॉन्ड में कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो रिटर्न है वो कैसे डिफरेंस है, और जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, उन उसके ऊपर कौन कौन चीज़ें इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो उन सभी फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Investment means putting up capital in an identified investment product to earn returns from it. The investor expects two things from the investment: to earn a return and, more importantly, to get back the capital invested. The preservation or safety of the capital invested is as important a parameter in evaluating an investment as is the return that it is expected to provide. The return from an investment needs to be evaluated in terms of the level of the return, the volatility in the return, and the nature of return, periodic or capital appreciation. The return that an investment generates in money terms is not a correct representation of its level of return. The return has to be seen in conjunction with the capital invested to earn it. Return on capital or investment is comparison of returns with the investment and can be defined for single period as return on investment is equal to net profit divided by investment multiplied by 100. Higher the potential ROI, better for the investor. As a decision tool, it is simple to understand. However, one has to be careful while using the ROI numbers for those investments where the returns are not in advance, such as equity and mutual funds. In all such investments, estimates are based on past returns and assumptions are made for future returns. तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका मीनिंग क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर हम कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है, ठीक है, वो हमको वापस मिल जाए। क्योंकि उसी के टर्म में हम ये सोच सकते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द रिटर्न, द वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न एंड द नेचर ऑफ रिटर्न, पीरियोडिक और कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि एक जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आपको कितना रिटर्न दे रही है या फिर दे सकती है, उसको इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपने वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपने किस सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट करा है। जैसे अगर हम बात करें इक्विटी की, तो वहाँ पर जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो रिटर्न है वो भी हाई होता है, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो पीरियोडिक है या फिर नहीं, ठीक है, और क्या उसके अंदर आपको कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें दो तरीके के जो रिटर्न हैं वो देखने को मिल सकते हैं। पहला है डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी अगर हमने कोई सिक्योरिटी अगर हमने 1000 की बाय करी है, तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि जैसे ही वो ऊपर जाए, ठीक है, यानी 1100 1500, ठीक है, तो उस पर हम उसको सेल करें, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा रिटर्न। उसी तरह अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में हमें दो तरीके की इनकम देखने को मिलती है। एक होता है हमारा कैश फ्लो, यानी कि हमने कोई रियल एस्टेट हमने बाय करा और हमने उसको रेंट पे दे दिया, तो वहाँ से हमारा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। और अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फिर कैपिटल एप्रिसिएशन।
तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमें ये दोनों चीज़ देखना ज़रूरी है कि वहाँ से हमें कितना कैश फ्लो मिल रहा है और कितना वहाँ से और कितना वो कैपिटल एप्रिशिएट हो रही है। तो आमतौर पे जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे हम बोलते हैं ROI। तो ROI हमारा जितना हाई होगा उतना एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा होगा। बट लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एक्चुअल में जो रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी फाइनेंस में हमें दो चीज़ समझना ज़रूरी है, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए ज़रा हम पहले उन्हें समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और आप उसको 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, और सेकंड है क्या आता है आप उसको CAGR के हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं FD का। आप एक बैंक में गए और आपने बैंक में ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें और टाइम पीरियड है 5 साल। तो जो बैंकर है वो आपसे पूछता है कि सर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे चाहिए, वो आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 10% या फिर आपको चाहिए CAGR के हिसाब से। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो सेम है, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो हर साल फिक्स रहता है। जैसे अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो 10,000 का 10% 100 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ हर साल मिलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें CAGR की, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उससे हमें मिलता है रिटर्न, प्लस जो रिटर्न हमें उसके ऊपर मिला है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी हमको मिलता है रिटर्न नेक्स्ट ईयर। तो यानी कि फर्स्ट ईयर हमको मिला कितना यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है। अब जो सेकंड ईयर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा 10,000 रुपये है उससे हमको मिलेगा कितना 100 रुपीज़, और जो हमें लास्ट ईयर जो हमें 100 रुपीज़ मिला था उसके ऊपर भी मिलेगा हमको 10%, यानी 100 + 10 कितना हो गया 110। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि हमें 10,000 पे मिलेगा 100 रुपीज़। अब इस 110 पे भी मिलेगा हमको 10%। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो कितना हो गया 121। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हमारा प्रॉफिट है वो किस में हो रहा है CAGR में। तो फाइनेंस में हम जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारा रिटर्न है वो हम CAGR के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ना कि सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और इसको हम एब्सोल्यूट रिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एनुअलाइज्ड की, तो एनुअलाइज का मतलब क्या है कि सपोज दैट अब मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैंने अपना 10,000 रुपये अगर 3 महीने के लिए मैंने इन्वेस्ट करा है, ठीक है ना, तो उस पर मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये तो हो गया पूरे साल का। अब मुझे अगर निकालना है सिर्फ 3 महीने का, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और फिर डिवाइड कर दूंगा 12 से। तो मुझे 3 महीने का पता चल जाएगा कि हाँ कि 3 महीने पे मुझे कितना मुझे रिटर्न मिला है।